नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री हब के डिजिटल ई प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, जो भूचाल टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। तो इसके अंदर जो हमारा जो चौथा टेस्ट है, इसका आज आयोजन हुआ है। तो इसका देख लीजिए, जो वीडियो सोल्यूशन है राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि इसके अंदर आपको पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो राजस्थान है, उस राजस्थान के बाद में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो वो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद में जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश राजस्थान का मध्य प्रदेश भारत का क्या दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पहला राज्य कौन सा होगा। तो पहला राज्य याद रखिए कौन सा है, राजस्थान है। अब एक घटना होती है 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को क्या होता है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जिसे आप लोग एमपी बोल सकते हो, एमपी से क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ नामक राज्य होता है, छत्तीसगढ़ नामक एक अलग से क्या बन जाता है, अलग से एक राज्य बन जाता है 1 नवंबर 2000 को। पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो उसके बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा बन जाता है, राजस्थान बन जाता है। और राजस्थान 1 नवंबर 2000 के बाद में भारत का क्या बन गया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बन गया। और याद रखिएगा, राजस्थान वह भारत की कुल क्षेत्रफल के 10.41% पर फैला हुआ है। तो आपको ये बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है। कौन सा जो पेट्रोलियम उत्पादन स्थल है वह बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, अदरवाइज जिले में है। तो देखिए 4 क्षेत्र आपको दे रखा है, एक तो मंगला, एक भाग्यम, ये भाग्यता नहीं भाग्यम है, मंगला, भाग्यम, तन्नोट, ऐश्वर्या। अब देखिए पेट्रोलियम उत्पादन, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ये क्या है, एक खनिज है। और ये कौन सा खनिज है, एक जीवाश्म खनिज है। आपको पता है राजस्थान है, उसका जो डिवाइडेशन है, उसका जो फिजिकल डिवाइडेशन 4 पार्ट में किया गया हरिमोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग। एक तो थारकामरुस्थल, एक अरावली, एक पूर्वी मैदानी प्रदेश, एक हाड़ौती का पठार। जिसमें से जो अरावली है उसके अंदर तो आग्नेय चट्टानी पाई जाती है, जिसके अंदर धात्विक और अधात्विक खनिजों का भंडार है। बट जो हमारा पश्चिमी राजस्थान या फिर थार का अमृतस्थल है, उसके अंदर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। और अवसादी चट्टानों की विशेषता क्या होती है कि इनके अंदर कौन से खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। यानी कि जिनके अंदर जीवों का अंश होता है वह जीवाश्म खनिज होते हैं। जैसे जो पेट्रोलियम वगैरह है, ये आपको पता है जो पेड़ पौधे वगैरह है, इनसे क्या होता है, ये प्राप्त होते हैं, जो धरती के अंदर से इनको निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ के राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो भंडार है वह कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में क्या होता है, ओएनजीसी नाम की एक कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उसने 1954 के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम के उसने गुड्डामलानी क्षेत्र आता है, वहां पर उसके भंडार इसको मिल गए थे। लेकिन उसके बाद में वहां पर वो मतलब उत्पादन नहीं किया गया था। लेकिन आगे कालांतर में जाकर एक कंपनी हो रही थी, उसने वहां पर थोड़ा बहुत उसको सिमटम मिला, उसके बाद कुछ निकालना स्टार्ट किया। लेकिन राजस्थान के अंदर जो प्रथम तेल का कुआं है वो याद रखिएगा सन 2009 के अंदर कहां पर मिला था, इस बाड़मेर जिले के अंदर मिला था। और उस कुएं का नाम क्या था, मंगला नामक कुआं था। यानी कि राजस्थान का प्रथम जो तेल का कुआं था वह मंगला था। उसके बाद में बाड़मेर में बहुत प्रकार के जो तेल के कुएं पाए जाते हैं, जैसे मंगला है, ऐश्वर्या है, सरस्वती है, कामेश्वरी है, रागेश्वरी है। तो इस प्रकार के 7-8 मतलब मेनली क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन जो तनोट क्षेत्र है, ये तनोट क्षेत्र कहां पर हो जाएगा, जैसलमेर में। तनोट क्षेत्र क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। याद रखिए जैसलमेर में लगभग आपको क्या मिलती है, प्राकृतिक गैसों के भंडार मिलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, भविष्य का इंजन भी बोला जाता है प्राकृतिक गैस को। लेकिन पेट्रोलियम उत्पादन स्थल जो है वो कहां पर है, लगभग बाड़मेर में। और इसमें से कौन सा स्थित नहीं हो जाएगा, तनोट नहीं हो जाएगा। और मंगला राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं था, जिसकी खोज सन 2009 के अंदर हुई थी। अगला देखिए, अगला है सिंचाई परियोजना नामक टॉपिक है, यहां से प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले को युग्म प्राप्त होता है। यानी कि सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है, इनसे लाभ कौन से जिलों को प्राप्त होता है, ये सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना अगर प्रॉपर्ली एक जिले से पूछे तो इनका संबंध हो जाएगा डूंगरपुर से। बट इसके अंदर 2 जिलों को युग्म दे रखा है। तो याद रखिएगा, एक नदी है जिसका नाम है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम है बिछामेड़ा की पहाड़ियां बढ़ती है जो उदयपुर के अंदर, वहां से क्या होता है, सोम नदी का उद्गम होता है। तो इसका जो कुछ हिस्सा है वो उदयपुर को भी प्राप्त होता है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का। लेकिन मुख्य रूप से यह कहां पर है, डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, उदयपुर और जो डूंगरपुर है, इन जिलों के अंदर इस सिंचाई परियोजना का लाभ होता है।
अब ये याद रखिएगा, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में क्या होती है, ये लाभान्वित होती है। अगर एक आपसे पूछे प्रॉपरली तो उसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भूगोल से ही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा है वह सही नहीं है, यानी कि एक ऐसा जोड़ा है जो क्या सही नहीं है, 3 जोड़े सही है। तो अब देखिए कौन सा, मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव कहां पर आयोजित होता है, जोधपुर में। मारवाड़ जैसे आपके शब्द बोल दिया तो मारवाड़ से आपको फील आना चाहिए, जोधपुरी बोलेंगे, ठीक है, ये सही है। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कहां पर, बीकानेर में। आपको पता है जो ऊंट है तो ऊंट के ऊपर एक कला होती है जिसको बोलते हैं उस्ता कला। उस्ता कला संबंध कहां से है, इस बीकानेर से हो जाएगा। और तो पश्चिमी राजस्थान में ऊंट लाने का सबसे पहले जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, वो बाबूजी राठौड़ को जाता है, वो भी इधर लेकर आए थे। लेकिन जो हाथी महोत्सव है, हाथी महोत्सव भी कहां पर आयोजित होता है, जयपुर में। और जो ब्रज महोत्सव है, ब्रज महोत्सव याद रखिएगा धौलपुर में नहीं होता है, ये कहां पर आयोजित होता है, भरतपुर में। इसलिए ये जोड़ा क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो ब्रज क्षेत्र है वो भरतपुर वाले क्षेत्र को बोला जाता है। तो ब्रज महोत्सव है वह धौलपुर में नहीं होता है, वह भरतपुर जिले के अंदर आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर 4 नंबर है। नेक्स्ट देखिए कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न में से कौन सा खनिज, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है। इनकी ऐसा कौन सा खनिज है इन 4 खनिजों में से जो मृदा के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो क्षारीयता या फिर लवणीयता की समस्या के समाधान में किया जाता है। तो ऐसा कौन सा खनिज हो जाएगा, तो इस खनिज का नाम हो जाएगा जिप्सम। तो जिप्सम नामक खनिज है, यह मृदा के अंदर क्षारीयता की समस्या या फिर लवणीयता की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। अब जिप्सम है, जिप्सम का क्या उपनाम है, तो जिप्सम को खड़िया भी बोला जाता है, इसको हरसोट भी बोला जाता है और इसको सेलेनाइट भी बोला जाता है। याद रखिएगा जिप्सम नामक जो खनिज है इसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है, इनके राजस्थान के अंदर एक विशेष प्रकार का पाया जाता है, जिसे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा। जिप्सम की अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है, तो वो उस जिप्सम जो उस प्रकार का जो जिप्सम होता है उसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार, यानी कि उसके अलावा राजस्थान भारत में कहीं पर भी उसका उत्पादन नहीं होता है। तो जिप्सम के अंदर राजस्थान का एकाधिकार हो जाएगा। इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग है वह मृदा के अंदर क्षारीयता और लवणीयता की समस्या के समाधान में किया जाता है। इसका कौन सा खनिज हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान का जिला युग्म। राजस्थान का जिला युग्म जो राजस्थान के अधिकतम जिलों के साथ में अपनी सीमा, अब देखिए अधिकतम जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि ऐसे राजस्थान के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ये आपको 2-2 के जोड़े दे रखे हैं। तो इसमें याद रखिएगा, राजस्थान आपने पढ़ी रखा है, राजस्थान में जो पाली नामक जिला है, पाली नामक जिला राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों से क्या बनाता है, जो सीमा बनाता है, जो 8 जिलों के साथ में। तो पाली जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो तो सारों के अंदर पाली दे रखा है। अब आपको ऐसा कौन सा जो दूसरा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, तो बाड़मेर आपको पता है कहां पर है, बॉर्डर पर है। भीलवाड़ा भी इधर लगभग बॉर्डर पर ही है। तो इसमें से अजमेर और नागौर में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो इसमें याद रखिएगा जो नागौर जिला है ये पाली के बाद में सबसे ज्यादा जिलों के साथ में सीमा बनाता है, जो 7 जिलों के साथ में। तो याद रखिएगा पाली और नागौर, पाली और नागौर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जिलों के साथ में सीमा अपनी साझा करते हैं। अब है हाड़ौती, ये आपका जो भौतिक प्रदेश है फिजिकल डिवाइडेशन में से हाड़ौती का पठार निम्न में से किसका भाग है, यानी कि जो हाड़ौती का पठार है इसका भाग पूछा है, यह किससे संबंधित हो जाएगा। मैसूर का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखिएगा हाड़ौती का पठार है, यह किसका भाग हो जाएगा, यह मालवा का पठार है, इसका भाग हो जाएगा। अब याद रखिएगा पठार, इसके अंदर जो भारत का इस प्रकार से ये दक्षिणी भाग है, तो भारत का इस प्रकार से दक्षिण भाग है, इधर ही अपना क्या पड़ता है, इधर ही अपना राजस्थान पड़ता है, इधर ही अपना राजस्थान पड़ता है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, हाड़ौती का पठार है। याद रखना जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार है। इस पठार के अंदर अलग अलग प्रकार के पठार पाए जाते हैं, जिसमें से जो ये मध्य प्रदेश, वर्तमान में हम लोग मध्य प्रदेश या फिर एमपी पढ़ते हैं, इसको जब रियासती काल का दौर था उस टाइम क्या बोलते थे, मालवा बोलते थे। तो इसके अंदर कौन सा पठार पाया जाता है, यहाँ पर मालवा का पठार पाया जाता है। और अपना जो राजस्थान का हाड़ौती का पठार है, ये जो मालवा का पठार है इसका ये क्या कहलाता है, उत्तरी भाग कहलाता है। इसलिए जो हाड़ौती का पठार ये प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग माना जाता है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग माना जाता है। और जो हाड़ौती का पठार है इसका जो फिजिकल डिवाइडेशन है वह 2 प्रकार से किया गया है, एक तो विंध्यन कंगार भूमि और एक है दक्कन का पठार। उसके बाद में विंध्यन कंगार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है और जो दक्कन का पठार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा हाड़ौती का पठार है यह निम्न में से किसका भाग हो जाएगा, तो यह मालवा का प्रत्यक्ष रूप से इसका भाग है। और मालवा के पठार का उत्तरी भाग भी किसे माना जाता है, हाड़ौती के पठार को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है पवनों के चलने का सही क्रम है, पवनों के चलने का सही क्रम है। तो इसमें देखिए पवनों के चलने का सही क्रम क्या हो जाएगा,
तो पवने कैसे है, पवने ये नॉर्मली नहीं, पवनों के चलने का देख लीजिए। जैसे अब मैं आपको ये बताऊं, जैसे जलवायु नाम का टॉपिक है, यहाँ से ये प्रश्न लिया गया है, तो पवने किस दिशा से चलती है, पवनों का एक चलने का रूल होता है, वह क्या होती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु, यानी कि हाई प्रेशर से वह लो प्रेशर की ओर चलती है। और लो प्रेशर कब बनता है, जब वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बाद में वहां पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही उस स्थान पर लो प्रेशर बना, तो उसके बाद में क्या होता है, हाई प्रेशर से वहां पर हवाएं आती है, और हवाएं आने के बाद में वहां पर क्या होती है, जो मानसूनी हवाएं आती है, और उस स्थान पर क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल राजस्थान ही नहीं है, अपितु पूरे भारत के अंदर ये क्या करता है, मानसून को आकर्षित करने का कार्य भी करता है। इसी कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो हिंद महासागर से उत्पत्ति होती है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय शाखाओं के रूप में भारत के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करता है। और राजस्थान में जो बांसवाड़ा वह मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो याद रखिएगा, पवनों के चलने का प्रेशर जो सही क्रम क्या होता है, वह हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर होता है। ठीक है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये चलती है। तो पवनों के चलने का सही क्रम हो जाएगा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास से। मंडोर को राठौड़ राजवंश की राजधानी किसने बनाया था, तो इसमें मंडोर स्थान है, इसको राठौड़ राजवंश की राजधानी के बारे में पूछ रहे हैं। अब राठौड़ राजवंश कौन सा, तो राठौड़ राजस्थान में 3 जगह पर थे, एक कौन सा हो जाएगा, एक बीकानेर, एक जोधपुर और एक कौन सा, किशनगढ़ जो अजमेर वाला। तो याद रखिएगा, जो जोधपुर वाला जो राठौड़ राजवंश मेनली ये था, तो इसकी स्थापना तो किसने कर दी थी, इसकी स्थापना तो कर दी थी राव सिंह ने, लेकिन उसके बाद इसने पाली को अपनी राजधानी बना ली थी। उसके बाद में जो मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी क्या करते हैं, जो खेड़ा नामक स्थान है जो बालोतरा के अंदर पड़ता है, इसको अपनी राठौड़ों की दूसरी राजधानी बनाते हैं। लेकिन उसके बाद में कालांतर में आगे जाकर एक शासक बनता है जिसका नाम होता है रावचुंडा या फिर रावचूड़ा। ये क्या करता है, इसका रावचूड़ा है, ये रावचूड़ा इसके समकालीन एक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था जिसका नाम था इंदा प्रतिहार। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था किशोरी कंवर। इस किशोरी कंवर के साथ में इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद में जो मंडोर है, मंडोर इसको क्या मिल जाता है, दहेज में मिल जाता है। और दहेज में मिलने के बाद में इसे राठौड़ों की नई राजधानी खेड़ा बालोतरा से किस स्थान को बनाई जाती है, मंडोर को बनाई जाती है। तो ये रावचूड़ा नाम का जो व्यक्ति है, इसने मंडोर को क्या बनाई थी, राठौड़ राजवंश की नई राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जूनागढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार पर किन की गजारूढ़ मूर्तियां लगाई गई है। अब देखिए, एक तो पहली बात है जूनागढ़ दुर्ग है कहां पर, तो जूनागढ़ दुर्ग कहां पर हो जाएगा, बीकानेर के अंदर हो जाएगा। अब जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर किन की गजारूढ़ मूर्तियां लगाई गई है। गजारूढ़ का मतलब हो जाएगा हाथी के ऊपर, हाथी के ऊपर सवार है, तो किन की मूर्तियां लगाई गई है। तो आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो वह कौन सी हो जाएगी, 2 सेनापति समझ लीजिए, या फिर 2 व्यक्ति तो महान जो इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है, जिनका एक का नाम है जयमल मेड़तिया और एक का नाम है फत्ता या फिर पत्ता सिसोदिया। ठीक है, तो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की यहाँ पर क्या लगी हुई है, गजारूढ़ मूर्तियां लगाई गई है। ये व्यक्ति वही है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक शाक्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर राजस्थान के इतिहास के 3 प्रमुख शाक्य हुए हैं। एक तो 1303 के अंदर हुआ था, एक 1534 के अंदर हुआ था, और एक 1567 बोल दीजिए या फिर 1568 बोल दीजिए। तो उनके अंदर क्या होता है, ये चित्तौड़गढ़ का जो 1567-68 के अंदर जो अकबर ने जब वहां पर अटैक किया था, तो उस दौरान क्या करते हैं, जो केसरिया होता है वह फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में किया जाता है। और जिसके अंदर जो जयमल मेड़तिया के जो पेड़ था उसके ऊपर अकबर की संग्राम जो बंदूक है उससे गोली लग जाती है, जिसके वो घायल हो जाते हैं। फिर इनका जो भतीजा था जिसका नाम था वीर कलाजी राठौड़, वो इनको कंधों के ऊपर बिठाकर युद्ध लड़वाते हैं। उसके बाद में कलाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोग देवता कहते हैं, ये हमने कल्चर में पढ़ रखा है। तो याद रखिए, ये वही जयमल मेड़तिया है और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर लगी हुई, जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है। अगला देखिए, अगला हो जाएगा चौहानों का। अगला है चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है। तो अलग अलग राजवंश है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो जिस राजवंश की स्थापना करता है वही उस राजवंश का क्या होता है, संस्थापक कहलाता है, वही उस राजवंश का आदि पुरुष कहलाता है, वही उस राजवंश का मूल पुरुष कहलाता है। संस्थापक, आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष, वो किसको बोला जाता है, जिसने उस राजवंश की नींव डाली थी। तो याद रखना, चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान ने सांबर के आसपास के क्षेत्र के अंदर, याद रखना, 551 ईस्वी में
551 ईस्वी में चौहान राजवंश की नींव डाली थी, इसलिए वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है, चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या फिर संस्थापक कहा जाता है। भूगोल के अनुसार तो कई लोग कहते हैं भाई ये सांबर झील ये क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन एक शिलालेख है उसके अनुसार कहा जाता है सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था, इसलिए चौहानों का आदि पुरुष किससे कहा जाता है, वासुदेव चौहान को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कल्चर से सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो सुदर्शनगढ़ उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा नाहरगढ़ दुर्ग है। और ये नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है, तो याद रखना जयपुर में आपको तीन ही दुर्गों को मेनली याद रखना है, एक तो नाहरगढ़ दुर्ग, एक जयगढ़ दुर्ग और एक आमेर दुर्ग, इन तीन दुर्गों। तो सुदर्शनगढ़ उपनाम से किसको जाना जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ उपनाम से जाना जाता है। इसको जयपुर की ओर जांगता हुआ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर की ओर जांगता हुआ दुर्ग भी कौन सा दुर्ग कहलाता है, नाहरगढ़ दुर्ग कहलाता है। तो इसके अंदर इसका उपनाम क्या हो जाएगा, सुदर्शनगढ़। अब याद रखना एक से जैसे नाम है, जैसे सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी पूछे तो आप कौन सा जिला, कौन सा वो दुर्ग हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। लेकिन सुवर्णगिरी के नाम से पूछे कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा हो जाएगा, सोनारगढ़ किला, जो कहां पर पड़ता है, इधर जैसलमेर के अंदर पड़ता है। स्वर्णगिरी पूछे तो जैसलमेर वाला, सुवर्णगिरी पूछे तो जालोर वाला, और सुदर्शनगढ़ पूछे तो वह कौन सा हो जाएगा, नाहरगढ़ हो जाएगा। ये कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, तो इसका ये उपनाम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, इनके एक शासक है जिसका नाम है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह को याद रखिएगा, इसको वैज्ञानिक शासक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सवाई जय सिंह ने पूरे भारत के अंदर नक्षत्र, पिंडों और ग्रहों की जो गणना होती है, उस गणना को देखने के लिए इसने भारत के अंदर कुल 5 जंतर मंत्र स्थापित करवाए थे। 5 जंतर मंत्र स्थापित करवाए थे, जिसमें से जो सबसे प्राचीन है वह कौन सा हो जाएगा, दिल्ली के अंदर है। और जो सबसे नवीनतम है या फिर सबसे बड़ा जंतर मंत्र वह कौन सा हो जाएगा, जयपुर के अंदर हो जाएगा। एक उसके बाद में बनारस के अंदर बनाया था यूपी में, एक इसने बनाया था उज्जैन के अंदर, और एक बनाया था मथुरा के अंदर। तो 5 हो जाएंगे। उसमें से सबसे जो नवीनतम जंतर मंत्र या फिर जो सबसे बड़ा जंतर मंत्र है वह कौन सा हो जाएगा, जो जयपुर के अंदर स्थापित है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा यंत्र है वह कौन सा कहलाता है, सम्राट घड़ी कहलाती है। ठीक है, और घड़ियों का संग्रहालय किसको कहा जाता है, उमेद पैलेस या फिर चित्र पैलेस को कहा जाता है, जो जोधपुर में है। लेकिन जो जयपुर जंतर मंत्र है, जो जयपुर है, इसके अंदर जो भारत का सबसे बड़ा क्या है, वेधशाला या फिर जंतर मंत्र कहलाती है, जो सवाई जय सिंह ने जिसका निर्माण कार्य करवाया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ये क्रांति से नीमच में विद्रोह के बाद, नीमच में विद्रोह के बाद कौन सा स्थान है, नीमच। नीमच में विद्रोह के बाद भागे अंग्रेज परिवारों के 40 सदस्यों को डुंगला गांव के किस किसान के घर शरण मिली थी। अब देखिए, सारी जो रामलीला है 1857 की क्रांति की, आपको पता है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से एक नसीराबाद के अंदर थी, एक ब्यावर के अंदर थी, एक खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर थी, एक नीमच के अंदर थी, और एक इधर देवली टोंक में थी। तो इस प्रकार से 5 से लेकर 6 सैनिक छावनियां थी। तो याद रखिए, निम्न स्थान है, निम्न स्थान वर्तमान में तो कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन जब रियासती काल का दौर था तो उस टाइम में निम्न कहां पर पड़ता था, ये राजस्थान में पड़ता था। तो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति के जो पूर्व के अंदर जो पहले से निर्धारित तारीख थी, भाई क्रांतिकारियों ने सोचा भाई इस तारीख को अपन क्या करेंगे, जो क्रांति है वो स्टार्ट करेंगे, वो तो थी 31 मई। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पहले स्टार्ट करनी पड़ जाती है, जब मेरठ छावनी होती है उसके अंदर 10 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट हो जाती है। जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति की सूचना पहुंचती है, राजस्थान का एजीजी जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, इसके पास में पहुंचती है 28 मई को, 28 मई को पहुंचती है। और उसके बाद में क्या होता है, नसीराबाद सैनिक छावनी है, इस नसीराबाद सैनिक छावनी जो राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी, इसके अंदर सबसे पहले क्या हो जाता है, जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जो नीमच सैनिक छावनी है, उसके अंदर 3 जून 1857 की क्रांति की क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इस नीमच सैनिक छावनी का जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था एबोट, और उसने क्या किया था, जो नीमच सैनिक छावनी के अंदर जो भारतीय सैनिक थे उनको गीता और कुरान की कसम दिलाई थी कि आप कभी भी अंग्रेजों के साथ में क्या नहीं करोगे, धोखा नहीं करोगे, और उनके खिलाफ कभी बगावत नहीं करोगे। तो उसके बाद में सैनिकों को लगा भाई ये, क्योंकि 1857 की क्रांति को स्टार्ट करने के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रीजन थे, जिसके अंदर जो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग भी करना था। इन्होंने सोचा यार इन लोगों ने अपना धर्म है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, तो अपने इनके बारे में क्यों सोचते हैं। तो उसके बाद में नीमच के सैनिकों ने 3 जून 1857 को रात्रि के अंदर 11-12 बजे क्या करते हैं, इस छावनी को लूटते हैं, और लूटने के बाद में कहां पर चले जाते हैं,
इधर जो कोटा है, इस कोटा नामक देवली नामक टोंक पर चले जाते हैं और उसके बाद में कोटा के रास्ते होते हुए वहां कहां पर चले जाते हैं, दिल्ली के अंदर। और साथ में क्या करते हैं, नीमच के जो सैनिक होते हैं वह अंग्रेजों के जो 40 परिवार थे, इन 40 परिवारों को भी साथ में बंधक बनाकर किडनैप कर ले आते हैं और इनको फिर क्या करते हैं, इस कोटा के जंगलों के अंदर छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में फिर ये 40 परिवार है, ये मेवाड़ के अंडर में आता था। तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका क्या नाम था, मेजर सावर्स। मेजर सावर्स वहां पर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले जो चित्तौड़गढ़ जो डुंगला गांव है, ये याद रखना कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जो किसान था जिसका क्या नाम था, रुगाराम नामक किसान। तो ये रुगाराम नामक किसान क्या करता है, इन 40 अंग्रेज परिवारों को अपने घर पर शरण देता है। फिर उसके बाद में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था मेजर सावर्स यह लेकर आता है और इनको वापस फिर कहां पर ले जाता है, उदयपुर के अंदर जो जगनिवास या फिर जग मंदिर महल है उसके अंदर इनको शरण देता है। तो नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को शरण किस कर दी गई थी, तो यह रुगाराम नामक किसान के कर दी थी, जो डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ का निवासी था। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी या फिर एक के, इसने चित्तौड़ विजय कब की थी, तो याद रखना इसकी मैं सारी आपको बात बताता हूँ, वैसे संक्षिप्त में बताऊंगा शॉर्टली। अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। उसके अनुसार कहा जाता है कि इसने जो अटैक किया था वह कोई भी प्रकार की राज्य की बाउंड्री के लिए नहीं किया था, वह किया था एक, वो एक पद्मावत मूवी है उसके अंदर भी एक डायलॉग आता है, भी एक जंग है वह हुसैन के नाम की जाए। ठीक है, एक जंग हुसैन के नाम, यानी कि उसने पद्मावती राव रतन सिंह जी की रानी थी उसको पाने के लिए किया था। और राव रतन सिंह को जो पद्मावती की जो जानकारी है वह उसके दरबार में, राव रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन क्या करता है, इस अलाउद्दीन खिलजी को सारी की सारी इस पद्मिनी की विशेषताएं बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी तुम तो दिल्ली के अंदर ऐसे यूं बैठा है, ठीक है, असली चीज तो कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है। तो उसके बाद इसकी 4-5 बातें बताता है। तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, सुंदर लड़की इसने देखी नहीं थी, डाकी वर्ग आदमी था, ये कहता है यार इतनी सुंदर वास्तविक में कोई हो सकती है क्या, तो उसने कहा हो सकती नहीं है। तो फिर ये क्या करता है, अपनी सेना को लेकर वहां से आता है और आने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेराबंदी करता है। इस ये घेराबंदी तो करता है 28 जनवरी 1303 को, लेकिन इस 5-6 महीने तक क्या होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो कपाट या फिर मुख्य दरवाजे वह बंद रहते हैं। तो उसके बाद में फिर ये धोखे से ये पूरी इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो 26 अगस्त 1303 को क्या कर लेता है, ये चित्तौड़ की विजय कर लेता है। और उसके बाद में चित्तौड़ को जीतने के बाद में इसका नाम बदलता है, अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर इसका नाम रखता है खिजराबाद। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय वह 26 अगस्त 1303 को की थी, लेकिन 28 जनवरी 1303 को इसने घेरा डाला था। ये प्रश्न क्या लगभग गलती इसलिए होता है क्योंकि 1303 तो सभी को पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है, क्योंकि जनवरी में इसने घेरा डाला था, अगस्त में ये जीता था। तो ये थोड़ा सा क्या है, मतलब बहुत क्लोजली इसके ऑप्शन है, तो ये आप याद रखना, चित्तौड़ की विजय होती 26 अगस्त 1303 को। अगला देखिए, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो कितनी प्राप्त हुई है, 7। कालीबंगा के बारे में आपको पता है, कालीबंगा है उसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। यहाँ पर सबसे पहले जो जूते हुए खेत हैं इनके अवशेष मिले, यहाँ पर लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की खोज वह अमलानंद घोष वगैरह ने, तो ये सारी की सारी आप उस सभ्यता नामक टॉपिक उसमें आपने पढ़ रखा होगा। तो याद रखिए कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी, तो 7 अग्निवेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई थी। और एक बात याद रखना, अगर सभ्यताओं में से प्रश्न आएगा तो कालीबंगा में से फिक्स प्रश्न होता है। कांस्टेबल से लेकर आरएस तक जितनी भी भर्तियां होती है उसमें एक ही बोला जाता है, कालीबंगा को रट लो, इस कालीबंगा को रट लो, और कोई भी आपको सभ्यता रटने की जरूरत नहीं रहती है। कालीबंगा इतनी महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, मारवाड़ी, ये भाषा और बोलियां नामक टॉपिक है कल्चर विभाग से। मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, तो मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ आपको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या क्षेत्र कहलाता है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा कहलाता है, आमेर वाला। बट मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन, मारवाड़ी का सर्वाधिक रूप है, मारवाड़ी का सर्वाधिक नहीं भाई, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, साहित्यिक, मारवाड़ी का मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, पिंगल कहलाता है। ये बात सही है एकदम, क्योंकि इतिहास जो जो क्या बोलते हैं उसको, साहित्य, साहित्य का लेखन होता है वह दो रूप में होता है, एक तो होता है डिंगल, एक होता है पिंगल। याद रखनी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, पै से पूर्वी राजस्थान और पै से पिंगल, ठीक है, तो याद रखना। सत्य कथन है, यहाँ पर भी थोड़ी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एक मिनट, इसमें मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, सबसे बड़ी बोली है।
हाँ, जो पिंगल साहित्य है, पिंगल साहित्य का संबंध हो जाएगा पूर्वी राजस्थान से, और डिंगल साहित्य इसका संबंध हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान से। तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कहलाती है। इसकी उत्पत्ति नागरी पुरुष से हुई है, यानी कि सारे के सारे कथन क्या कहलाते हैं, सत्य कहलाते हैं। थोड़ा सा प्रश्न के अंदर मिसप्रिंट हो गया है, तो मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, चौथा कथन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है देव बाबा। देव बाबा की सवारी कहलाती है, तो देव बाबा की सवारी इनमें से कौन सी कहलाती है, तो ये याद रखिएगा, भैंसा की सवारी वो किनकी कहलाती है, देव बाबा की सवारी कहलाती है। देव बाबा है, ये जो ग्वाले, जो गायों को चराने वाले जो ग्वाले थे, उनके क्या कहलाते हैं, आराध्य देवता कहलाते हैं। अब याद रखिएगा, जो भैंसा या फिर पाडा होता है, उसकी बलि तो किसको दी जाती है, बरसात के लोक देवता मामदेव, उनको भैंसा या फिर पाडा की बलि दी जाती है। लेकिन सवारी किसकी कहलाती है, भैंसा या पाडा, यह देव बाबा की सवारी कहलाती है, जो ग्वालों के क्या कहलाते हैं, आराध्य देवता कहलाते हैं। तो देव बाबा की सवारी हो जाएगी भैंसा। अगला देखिए, काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है, तो काले पत्थर के ऊपर जो महिषासुर मर्दिनी की जो प्रतिमा है, वह अपनी कौन सी माता हो जाएगी, वह सचियाई माता है। इनके मंदिर के अंदर क्या है, काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति हो जाएगी। अगला देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय करने का जो श्रेय है, वह किसको दिया जाता है, ये मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। राजस्थान में जिस प्रकार से आदि पुरुष मूल पुरुष किसी भी वंश का होता है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन है, उसका संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष या फिर स्टार्ट करने वाला हुआ तो कौन सा है, संत धन्ना, वो तो धन्ना कहलाता है। लेकिन भक्ति आंदोलन को सबसे ज्यादा लोकप्रिय करने का श्रेय वह किसको दिया जाता है, संत दादू जी को दिया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय करने का श्रेय दिया जाता है संत दादू को। अगला देखिए, अगला है पंजाब साहिब पीर। पंजाब साहिब पीर का उर्स का आयोजन होता है, तो पंजाब साहिब पीर का उर्स का जो आयोजन होता है वह कहाँ पर होता है, तो ये याद रखिए, मैंने लास्ट ये जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर आपको बताया था, जिसने ढंग से पढ़ रखा है तो याद होगा। उसका आयोजन होता है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में। तो याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन के झोंपड़े का जो निर्माण कराया था, उससे पहले वहां पर सरस्वती पाठशाला या फिर सरस्वती कंठाभरण नाम की एक वहां पर संस्था थी, जिसका निर्माण भूगिरा राज चतुर्थ या फिर बिस्लदेव ने करवाया था। उसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पंजाब साहिब पीर है, इनका उर्स लगता है, और पंजाब साहिब पीर का उर्स लगता है, और ये 2.5 दिन तक चलने के कारण उस स्थान का क्या नाम पड़ गया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया था। और पंजाब साहिब पीर का उर्स का आयोजन कहां पर होता है, अजमेर के अंदर होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रतीक कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है, तो राजस्थान के ऐसे कौन से नृत्य जो राजस्थान का प्रतीक का मतलब हो जाएगा, राजस्थान का राज्य नृत्य के रूप में बनकर उभरा है। अलगोजा। अलगोजा क्या है, अलगोजा राजस्थान का क्या वाद्य यंत्र है, जो 2 बांसुरियां होती है उनको एक साथ मुंह में रखकर बजाया जाता है। अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र है। लेकिन जो घूमर है, ये घूमर क्या कहलाता है, राजस्थान का राज्य नृत्य कहलाता है। और घूमर के अंदर आपको सारा कुछ बता ही रखे हैं, ठीक है। घूमर कहाँ पर इसका आयोजन होता है, किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है, किस प्रकार की पद्धति के अंदर घूमा जाता है, और वह जो घूमने की जो कला होती है उसको क्या किस उपनाम से जाना जाता है, मूल स्थान इसका कौन सा है, इसके उपनाम क्या है, तो ये सारा आपको बता रखा है। तो इसका जो प्रतीक बनकर कौन सा नृत्य उभरा है, घूमर नृत्य उभरा है। अगला देखिए, अब एक चीज याद रखना, भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो तो माना जाता है भारत रत्न, लेकिन उसके बाद में कुछ 3 अवार्ड है पद्म अवार्ड, जिसमें से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये क्या है सबसे छोटों में आ जाएगा। सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो इसके अंदर पूछा गया पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध कौन सा है, तो जगजीत सिंह है, इनका संबंध है पद्म भूषण अवार्ड से है। और इनका संबंध कौन से क्षेत्र से हो जाएगा, गंगानगर, बीकानेर, लाहौर, दिल्ली। तो इनका संबंध हो जाएगा श्री गंगानगर से, जो अपना गंगानगर जिला है, इससे संबंध इनका हो जाएगा गजल गायक जगजीत सिंह जी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा कहलाता है, तो जन्म के पश्चात सबसे पहले जो संस्कार किया जाता है उसको बोला जाता है जात कर्म संस्कार। याद रखिए, जात कर्म संस्कार। मानव के जीवन के कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। मानव के जीवन के कुल 16 संस्कार है, जिसके बाद में जन्म के बाद में क्या होता है, जो सबसे पहला का जो संस्कार होता है वह जात कर्म होता है। नामकरण आपको नहीं करना है। नामकरण क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद में 14 या 15 दिन या फिर जो उसका जन्म हो गया उसका जो पहला महीना होता है उसके अंदर क्या होता है, उस बच्चे का जन्म नामकरण है वह करना आवश्यक होता है। तो वो नामकरण संस्कार अलग है, लेकिन जात कर्म संस्कार है, ये जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कहलाता है। अगला देखिए, अगला आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1,
कथन नंबर 1 है ये, और ये कथन नंबर 2 है। महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, जल महलों की नगरी डिग भरतपुर को कहते हैं। उपर्युक्त कथन, उपर्युक्त सत्य कथन की पहचान करनी है, यानी कि इनमें से दोनों में से कौन से कथन सत्य है। तो आप याद, आपको पता ही है जल महलों की नगरी है, महलों की नगरी किसको बोला जाता है, उदयपुर को बोला जाता है। और जो जल महलों की नगरी है वह डिग भरतपुर को कहा जाता है। सबसे जो सुंदर या फिर जो सबसे प्रसिद्ध महल राजस्थान में जल महलों के वो कौन से, डिग भरतपुर के। यानी कि 1 व 2 ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके जो अपने जो 25 के 25 क्वेश्चन है इनका डीप एक एक करके क्या कर लिया, बात कर लिया। तो आशा व उम्मीद करता हूँ सभी को ये चीज़ पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को जो ये और ये जो भूचाल टेस्ट है इसको आप शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।